हम दोनों मियाँ बीवी एक दूसरे से बहुत ज्यादा मोहब्बत करते थे और यही वजह थी कि हमारी शादी को 4 साल बीत जाने के बावजूद हमारी मोहब्बत में कोई फर्क ना आया था। मुझे आज भी वो दिन याद है जब मैंने एक एक पैसा जोड़कर अमेरिका के वीजे के लिए अप्लाई किया था और खुशकिस्मती से किस्मत ने मेरा साथ दिया था। यहाँ आकर मैंने और भी मेहनत की और वो मकाम हासिल कर लिया कि जिसकी मुझे बचपन से आरजू थी। मैं एक बहुत बड़ी कंपनी के एम्बेसडर की हैसियत से काम किया करता था, लिहाजा मुझे एक दिन न्यूयॉर्क से वाशिंगटन जाना था। उस दिन शायद एतवार का दिन होगा। यार क्रिस्टीना जल्दी करो, मैं पहले ही बहुत लेट हो गया हूँ। बस 2 मिनट, मैं अभी आई। ये लो बैग और मुझसे वादा करो कि वहां पहुंचते ही मुझे फौरन फोन करोगे। इतना कहकर मेरी बीवी ने मुझे मेरा सामान वाला बैग थमा दिया। अरे हाँ बाबा ठीक है, भला मैं तुम्हें कैसे भूल सकता हूँ, मैंने मुस्कुराते हुए अपनी बेगम को जवाब दिया और घर से निकल गया। बाहर का मौसम आज कदरे अच्छा था और हल्की सी बूंदाबांदी भी हो रही थी। मैंने एक कैब पकड़ी और सीधा रेलवे स्टेशन आ पहुंचा। रेलवे स्टेशन पर आने के बाद मुझे एहसास हुआ कि ट्रेन रवानगी के लिए तैयार थी। मैं तकरीबन भागता हुआ ट्रेन के डब्बे में घुस गया। मैं अपनी सीट पर बैठते हुए खिड़की के पर्दे को सेट करने लगा, जिसका एक हुक खिड़की के दूसरे किनारे में फंसा हुआ था। मैंने जल्द ही पर्दे को ठीक कर लिया और बाहर का नजारा करने लगा। छम छम करती हुई दिलफरेब सी बारिश आंखों को बहुत ही अच्छी लग रही थी और मैं अपनी बीवी के ख्यालों में खो गया। न जाने क्यों मुझे ट्रेन में बैठते हुए क्रिस्टी की याद आने लगी। तकरीबन 15 मिनट तक तो ट्रेन पूरी रफ्तार से भागती रही, लेकिन फिर ये स्पीड आहिस्ता आहिस्ता कम होने लगी। मुझे ऐसा लगा कि शायद कोई स्टेशन आ रहा है। ठीक वैसा ही हुआ। ट्रेन एक स्टेशन पे कुछ देर के लिए रुकी और वहां से वाशिंगटन के लिए रवाना हो गई। खैर इसी असना में एक शख्स मेरे बराबर वाली सीट पर आ बैठा था। वो एक मजबूत जिस्म का मालिक था। देखने में ऐसा लग रहा था जैसे वो कोई बॉडी बिल्डर रहा हो। उसकी आंखों में एक खास किस्म की चमक थी और चेहरे पर जख्मों के बहुत सारे निशानात भी थे। फिर भी न जाने ऐसी क्या कशिश थी कि मैं काफी लम्हे उसे गौर करके देखता रहा। शायद मेरा इतना गौर से देखना उस शख्स को कुछ देर के लिए अनकंफर्टेबल कर गया था। अगले ही लम्हे उसकी भारी सी आवाज मेरे कानों से टकराई। जनाब, क्या आप मुझे कोई अजूबा समझ रहे हैं? उसने हैरत और गुस्से की मिली जुली कैफियत में मेरी जानिब देखते हुए कहा। जी नहीं, मैं तो बस वैसे ही ये देख रहा था कि मेरा हमसफर शख्स आखिर कौन है। मेरी ये बात सुनकर वो शख्स मुस्कुराने लगा। बहुत खूब, इसका मतलब है कि आप मेरे बारे में जानना चाहते हैं। जी ऐसा ही समझ ले। मेरे ख्याल में अगर आप अपने बारे में मुझे कुछ बता देंगे तो हमारा सफर अच्छा ही कट जाएगा। मुझे लगता है शायद आप कोई मुहिम जू हैं जो अपनी जान हथेली पर रखकर अक्सर पहाड़ों पर चढ़ते हुए नजर आते हैं। मेरी ये बात सुनकर वो शख्स मुस्कुरा दिया। जी बिल्कुल ठीक अंदाजा लगाया आपने, लेकिन मैं जो मुहिमात सर करता रहा वो पहाड़ों से कदरे मुख्तलिफ है। ओ अच्छा, तो ये बात है, तो फिर आप कोई शिकारी ही रहे होंगे, मैंने उसे गौर से देखते हुए कहा। जी हाँ, अब आपने बिल्कुल ठीक अंदाजा लगाया। मैं भी एक शिकारी था और अक्सर जंगलों में मैंने अपनी जिंदगी गुजार दी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि मेरा अंदाजा बिल्कुल ठीक रहा था। जी बिल्कुल, आपका अंदाजा बिल्कुल ठीक है। क्या आप मेरे माजी के बारे में जानना पसंद करेंगे? उसने सवालिया नजरों से मेरी जानिब देखते हुए कहा। हाँ जरूर, मगर आपको शुरू से सब कुछ बताना पड़ेगा। इतना कहकर मैं मुस्कुरा दिया। अरे हाँ क्यों नहीं। बस इतना कहकर वो एक लम्हे को खामोश हो गया। फिर मैंने अचानक उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक देखी। उसने मेरी तरफ देखना शुरू कर दिया। उसकी आंखें नमकीन पानियों से भर गई थीं, जैसे कि वो बहुत ज्यादा गमगीन हो। अब मुझे अफसोस हो रहा था कि मैंने खामखा उसका दिल दुखा दिया है। मेरा नाम जेम्स है और मेरा बाप एक बिजनेसमैन था, जबकि मेरी वालदा एक निजी इदारे में काम किया करती थी। मैं उनकी वाहिद औलाद था, लेकिन उन्हें मुझसे ज्यादा अपने काम से मोहब्बत थी। मैंने बहुत सारे नौकरों के दरमियान परवरिश पाई, जिसकी वजह से फितरी तौर पर मैं थोड़ा जिद्दी साबित हुआ। जैसे जैसे वक्त गुजरता गया मैं झगड़ालू, जिद्दी और ढीठ साबित होता रहा। खैर अब मैंने जिंदगी से समझौता कर लिया था और हर अमीरजादे की तरह अपनी अयाशी का मुकम्मल सामान मैं खुद ही कर लिया करता था। मेरी जिंदगी के सिर्फ 2 ही शौक थे, एक तो लड़कियों से दोस्ती करना और दूसरा शिकार करना। कभी कभी मेरे जहन में ये सवाल भी उठता है कि अपनी नाकामी और महरूमियत का बदला मैं शायद उन बेचारे जानवरों से लिया करता था। मैंने अपनी जिंदगी में बहुत खतरनाक जानवरों के शिकार किए हैं,
लेकिन जो मजा सफेद शेर का शिकार करने में आता है वो शायद ही किसी जानवर के शिकार में आता हो। मैं अक्सर सर्दी के मौसम में घने जंगलों का रुख करता था और जब लोग अक्सर अपने घरों में दुबके होते थे, मैं उस वक्त बर्फीले जंगलों में शेर का शिकार खेल रहा होता था। मैं अक्सर उस वक्त शिकार के लिए निकलता जब शेर अपने गारों से निकलकर छोटे बड़े जानवरों का शिकार किया करते थे और उनकी मादाएं गारों में छुपकर अपने बच्चों को फीड कर रही होती थी। मुझे आज भी वो सर्द शाम याद है। सफेद शेर के शिकार का जुनून मेरे जहन पर हावी हो गया था। उस शाम बाहर का मौसम बहुत ही शदीद सर्द था और दर्जा हरारत माइनस से भी नीचे गिरा हुआ था, लेकिन न जाने मैं किस वजह से जंगल की जानिब चलने पर मजबूर हो रहा था। मैं मानता हूँ कि मुझे शिकार करने का बेहद शौक है, मगर पहली बार मैं किसी पुरस्रार कुव्वत के जेरे असर जंगल की सिमत खींचा चला जा रहा था, या फिर ये मेरा तजस्सुस ही हो सकता है जो मुझे बार बार उस सर्द जंगल की जानिब बुला रहा था। उस दिन मेरे अंदर से एक ऐसी कैफियत उठ रही थी कि मानो आज मुझे बहुत बड़ा इनाम मिलने वाला है। इससे पहले कि देर हो जाती, मुझे हर सूरत में वो इनाम हासिल करना था। मैंने अपनी गाड़ी दरख्तों के झुंड के पास खड़ी की और होशियारी से अपनी राइफल सीधी करते हुए एक तरफ को बढ़ने लगा। मुझे उस वक्त कोई भी जीरू नजर न आ रहा था और मैं चलते चलते जंगल में एक तरफ निकल गया था। सर्दी इतनी ज्यादा शदीद थी कि मुझे चलने में दुश्वारी हो रही थी और आहिस्ता आहिस्ता मेरी ताकत भी खत्म हो रही थी। शिकार की जुस्तजू मुझे जंगल के बीचों बीच ले गई। फिर अचानक मेरे कानों में किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। मैं फौरन ही साकत हो गया और खामोशी से अपने इर्द गिर्द का जायजा लेने लगा। मैं मुसलसल उस तरफ देख रहा था जहां से मुझे आवाज सुनाई दी थी, मगर शाम के बढ़ते हुए अंधेरे की वजह से मुझे कुछ ठीक से नजर न आ रहा था। काफी देर तसल्ली करने के बाद जब मुझे कोई जानवर नजर न आया तो मैंने आगे बढ़ने का फैसला किया और आवाज की सिमत में चलने लगा। मैं जैसे जैसे कदम उठा के उस आवाज की जानिब बढ़ रहा था, वैसे ही मेरे कानों में किसी के जोर जोर से सांस लेने की आवाज आ रही थी। फिर अगले ही लम्हे एक खूबसूरत सी लड़की न जाने उस जंगल में कहां से आ गई। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कोई हूर चलती हुई आ रही है। न जाने क्यों मैंने ना चाहते हुए अपनी राइफल का रुख उस लड़की की जानिब कर लिया और वो एकदम ठिठक कर रह गई। वो मुझे अजीबोगरीब नजरों से घूरे जा रही थी, लेकिन ये क्या, अगले ही लम्हे मुझे हैरत का एक झटका सा लगा। वो कैथी थी, वही कैथी जिसे मैंने अपनी जिंदगी से निकाला था। मैं उसे वहां देखकर बुरी तरह से चौंक उठा। भला ये कैसे मुमकिन हो सकता है? वो तो मेरी जिंदगी से निकल जाने के बाद शायद किसी हादसे में मर चुकी थी या फिर उसने खुदकुशी कर ली थी। हाँ, मेरे ख्याल में ऐसा ही कुछ हुआ था, लेकिन ये भी हकीकत थी कि वो उस लम्हे बिल्कुल मेरे सामने खड़ी हुई थी। मुझे आज भी वो दिन याद है जब कॉलेज में वो मुझ पर पूरी तरह से फिदा थी। वो शुरू से ही मुझसे शादी करना चाहती थी, लेकिन मैं उसे एक दोस्त समझता था। मैं कभी भी वो गलती न करना चाह रहा था जो मेरे मॉम डैड ने की थी। मैंने कैथी को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो बहुत जिद्दी थी। एक शाम उसकी कॉल मुझे आई जिसमें उसने मुझे कहा था कि आज शाम तुमने चर्च आना है और वो उसी चर्च में दुल्हन बनकर मेरा इंतजार करेगी, और अगर मैंने इनकार किया तो वो खुदकुशी कर लेगी। मैंने उसकी इस धमकी को मजाक समझा और चर्च न गया। अगले ही दिन मैंने सुना कि उसने खुदकुशी कर ली। शायद खुद गर्ज माँ बाप का खून मेरी रगों में था। मैं कैथी की मौत में भी शामिल ना हो सका और उसे ख्याल समझकर भूल गया, मगर आज ये भी हकीकत थी कि वो इस वक्त बिल्कुल मेरे सामने खड़ी हुई थी। मैं कोई पागल खप्ती या दीवाना हरगिज नहीं था, बल्कि मैं कैथी की मौत पर अपना ज़हनी तवाज़ुन खो देने की बजाय अपनी आयशियों में मसरूफ रहा। मगर एक सवाल मेरे जहन को बार बार खाए जा रहा था। अगर कैथी जिंदा है तो इस वक्त इस जंगल में क्या कर रही है, और अगर मर चुकी है तो शायद फिर वो कोई बदरूह होगी। मेरे ख्यालों में तो वो हमेशा हमेशा के लिए मर चुकी थी। खैर, फिर भी मैंने हिम्मत की और डरते डरते उससे मुखातिब हुआ। कौन हो तुम, और इस मौत के जंगल में तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रही हो? मैंने अब भी राइफल उसके ऊपर ताने हुई थी और मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था। मैं कैथी हूँ, तुम्हारी कैथी। क्या तुम मुझे भूल गए हो? उसके मुंह से यह जवाब सुनते ही मुझे फिर से हैरत का झटका लगा और मेरे पूरे जिस्म में सर्दी की एक लहर दौड़ गई। मगर तुम्हारा वजूद तो मिट्टी तले दब चुका है। तुम मर चुकी हो। नहीं नहीं, तुम कैथी नहीं हो सकती। हालांकि खौफ के मारे मैं पसीना पसीना हो रहा था, फिर भी मैंने अपने हवास पर काबू करने की कोशिश की। हाँ टॉम, मैं मर चुकी हूँ। मेरी रूह आज भी तुम्हारी मोहब्बत में
दीवानों की तरह तुम्हारे इर्द गिर्द मंडलाती रहती है। कोई भी दिन ऐसा नहीं गुजरा कि जब मैं तुम्हें छोड़ के कहीं तुमसे दूर गई हूँ। मैं हमेशा से ही तुम्हारी हिफाजत कर रही हूँ, लेकिन आज जो तुमने किया है इसके लिए मजबूरन मुझे तुम्हारे सामने आना पड़ा। मैं तुम्हें ये बताने आई हूँ कि तुम शेरों के शिकार से बाज आ जाओ। वो दिन दूर नहीं कि शायद जिस दिन तुम इबरत बन जाओ, और मैं ऐसा नहीं चाहती। प्लीज मुझसे वादा करो कि तुम आइंदा शेरों का शिकार नहीं करोगे। कैथी ने मेरी तरफ हाथ बढ़ाते हुए कहा। मैंने उसकी बात को समझते हुए फौरन ही इस बात में सर हिला दिया। जैसे ही अपनी पलकें झपकी, कैथी वहां से गायब थी। मैं अपने दिल ही दिल में परेशान हो रहा था कि मैंने अपनी जिंदगी में कैथी जैसी लड़की को खो दिया। मैं फौरन ही उल्टे कदमों वापस मुड़ा और शिकार का इरादा तर्क कर दिया, लेकिन मेरी छठी हिस्स बार बार मुझे बता रही थी कि मेरे इर्द गिर्द कोई खतरा जरूर है। मैंने अपनी राइफल सीधी की और जल्दी जल्दी बर्फ पर बड़े बड़े कदम उठाने लगा। मैं अभी कुछ ही दूर आगे गया था कि मुझे चंद सफेद शेर अपनी जानिब बढ़ते हुए दिखाई दिए। शायद उन्होंने मुझे दूर से ही देख लिया था और वो मेरा शिकार करने की गर्ज से मेरी जानिब लपक रहे थे। मैंने जैसे ही उन्हें देखा तो अपनी राइफल सीधी कर ली। वो मुझसे थोड़े फासले पर थे, लेकिन उनकी तादाद ज्यादा थी। मैंने यही मुनासिब समझा कि इन्हें एक एक करके गिरा दिया जाए। मैंने जैसे ही एक शेर पर अपना पहला फायर किया तो ठुस की आवाज के साथ फायर मिस हो गया। शायद शिकार की जल्दी में मैंने अपनी राइफल में गोलियां चेक नहीं की थी। मेरी राइफल बिल्कुल खाली थी। फिर मैंने जो महसूस किया उसका तस्वुर भी आप कर सकते हैं। इतनी देर में वो मेरे करीब आ चुके थे। मैंने उन्हें देखते ही फौरन अपनी आंखें बंद कर ली और भयानक मौत का इंतजार करने लगा। चंद सेकंड बाद एक शेर ने मुझ पर हमला कर दिया और मेरे मुंह से दर्द की एक फलक शिगाफ चीख निकल गई। बस इतना कहकर वो शख्स खामोश हो गया और अपना सर नीचे की जानिब झुका लिया। आप इसे ख्वाब मत समझिएगा, ये हकीकत है और इसका सबूत वो लातादाद जख्म है जो मेरे जिस्म और मेरे चेहरे पर मौजूद है। ये सब जख्म सफेद शेरों के दिए गए हैं और ये मेरे दाएं हाथ की पूरी 3 उंगलियां जो आपको गायब नजर आ रही हैं, ये भी शेरों ने खा ली थी। एक शेर ने मेरी गर्दन को दबोचना चाहा, लेकिन इससे पहले कि वो मेरी गर्दन में अपने दांत गड़ाता, अचानक कैथी की रूह नमूदार हुई और उसने शेरों की तरफ एक गुस्सीली नजर से देखा। उसके आते ही जैसे वो तमाम शेर पत्थर के हो गए थे और देखते ही देखते मेरा जिस्म हवा में मुअल्लक हो गया। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अनदिखी मखलूक मुझे हवाओं में उड़ाए ले जा रही है, और यही सच है। कैथी ने मुझे उन शेरों के नरगे से निकालकर एक महफूज जगह पर पहुंचा दिया था। उसने मेरी मौत को मेरी जिंदगी में तब्दील कर दिया और मरने के बाद भी अपनी मोहब्बत की मोहर मेरे दिल पर लगा दी। वो दिन और आज का दिन, मैंने कभी भी शादी नहीं की। मैं अपनी जिंदगी कैथी के नाम कर चुका हूँ। क्या ये सजा मेरे लिए कम है कि मैं तमाम उम्र भर कैथी के लिए तरसता रहूं? वो सच ही कहा है किसी ने कि अगर वक्त और मोहब्बत की कदर न की जाए तो वो वापस कभी लौट कर नहीं आते। बस इतना कहकर उस शख्स की आंखों में आंसू आ गए और मैंने तसल्ली देते हुए अपना हाथ उसके कंधे पर रख दिया था। जल्द ही उसका स्टेशन आ गया और वो ट्रेन से हाथ हिलाता हुआ नीचे उतर गया। अपने काम से वापसी पर मैंने अपनी बीवी क्रिस्टी को वो तमाम वाकया सुनाया। बस उस दिन के बाद मेरी बीवी ने मुझसे वादा लिया कि हम अपने बच्चों को इतनी मोहब्बत देंगे कि वो कभी एहसास कमतरी का शिकार ना हो, जैसा कि जेम्स हुआ था। उम्मीद करता हूँ मेरे दोस्तों को आज की कहानी पसंद आई होगी। दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कर ले और कमेंट्स में अपनी कीमती राय से हमें आगाह करना ना भूला करें। मिलते हैं कल एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।